Hello guys, good morning to all of you. Welcome to Franklin Biology classes and this is उमर ahad. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में हमने फाइलम नेमेटोहेल्मिन्थ्स करा था या फाइलम एस्केल्मिन्थ्स करा था एंड आई होप आपको समझ आया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे उसके। तो आज जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है बेटा जो हमको आज स्टडी करना है इन एनिमल किंगडम फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी और वो है बेटा फाइलम एनेलिडा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, फाइलम एनेलिडा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइलम एनेलिडा जो है बेटा, अगर हम इसको देखें, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। तो अगर आप इन सारे मेंबर्स को देखोगे तो इनमें से आपको एक कॉमन फीचर देखने को मिलेगा। वो ये है बेटा कि आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा डिटेल में नजदीक से देखेंगे सारी डायग्राम्स को तो हर एक डायग्राम में आपको एक कॉमन फीचर दिखाई देगा। वो फीचर ये है कि इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक से निशान जैसे दिखाई दे रहे हैं जो कंप्लीट रिंग के जैसे हैं। तो इन रिंग्स को हम एन्यूलस बोलते हैं। तो मतलब फाइलम एनेलिडा जो है, फाइलम एनेलिडा को एनेलिडा क्यों बोला गया? बिकॉज फाइलम एनेलिडा ऐसे फाइलम है या इनके मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी बॉडी में आपको स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये डायग्राम क्लियरली देख पा रहे हैं, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अर्थ फॉर्म में देख लीजिए तो यहाँ पे भी आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक डायग्राम में कॉमन फीचर है कि हर जगह पे आपको रिंग्स दिखाई देंगी। सो दीज रिंग्स आर नोन एज एन्यूलस। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसा फाइलम एनिमल्स का जिनकी बॉडी में ये रिंग्स पाई जाती है, जिनकी बॉडी में ये एन्यूलस पाई जाती है, ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एनेलिडा बोलते हैं। यानी एनेलिडा को एनेलिडा क्यों बोला जाता है? एनेलिडा को एनेलिडा इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है? स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सो दीज रिंग्स आर नोन एज एन्यूलस। बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर एन्यूलस पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती है, तो ऐसे फाइलम को हम क्या बोलते हैं? इनको हम फाइलम एनेलिडा बोलते हैं। एनेलिडा का मतलब क्या होता है? एनेलिडा का मतलब रिलेटेड टू एन्यूलस है और एन्यूलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग्स होता है। बिकॉज इनकी बॉडी में क्या होती है? रिंग्स होती है। फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम कॉमनली सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है। बिकॉज सेगमेंटेड वर्म्स क्यों बोलते हैं? आप देख सकते हैं रिंग्स पाई जाती है ना बॉडी में, तो इन रिंग्स की वजह से इनकी बॉडी में क्या दिखाई देता है? सेगमेंटेशन दिखाई देता है। तो बिकॉज इनकी बॉडी में रिंग्स पाई जाती है, तो बिकॉज ऑफ रिंग्स, जो हालांकि सेगमेंटेशन का करेक्टर है वो हम आगे देखेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का फीचर है, लेकिन अभी बस इतना याद रख लीजिए कि बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो बिकॉज बॉडी के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट फीचर इनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर हम इनके एवोल्यूशन की बात करें तो ये अराइज हुई थी पैलियोजोइक एरा में, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। मतलब जब अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर पहली बार एनेलिडा का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम निमेट हेलमेंथ्स। तो पहले निमेट हेलमेंथ्स बने, निमेट हेलमेंथ्स में से एक निमेट हेलमेंथ डेवलप हुआ, उसका नाम था ट्रोकोजोअन। तो वो डेवलप्ड निमेट हेलमेंथ जिसका नाम ट्रोकोजोअन था, वो कन्वर्ट किस में हो गया? वो एनेलिडा में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ? वो पैलियोजोइक एरा में कन्वर्ट हुआ। और किस पीरियड के अंदर? कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें वो कंप्लीट फाइला की, तो ये कॉमनली फ्री लिविंग होते हैं एक्सेप्ट हेरिडिटेरी। तो यहाँ पे आप डायग्राम जो देख रहे हैं, दिस इज हेरिडो, और इसका और एक मेंबर होता है हेरिडिनेरिया, हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। तो मोस्ट कॉमनली ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हेरिडिनेरिया, ब्रोंकोपडेला एंड पोंटोपडेला जो होती है ये एक्टोपैरासाइट्स होती है। प्लेट हेलमेंथ, नेमेट हेलमेंथ हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, वो थे ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो थे बायलैटरली सिमेट्रिकल, उनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान था, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सेम फीचर्स किसमें पाए जाते हैं? एनेलिडा में भी पाए जाते हैं। यानी एनेलिडा जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है दैट मींस कंप्लीट डैश ट्रैक्ट भी होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, ये वो एनिमल्स हैं जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, जो ट्रू सेगमेंटेशन दिखाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाते हैं। दैट मींस इनकी बॉडी बाहर से भी, जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे, ये सेगमेंटेशन का हिस्सा है। तो इनकी बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती है और अंदर से भी सेगमेंटेड होते हैं। तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इनको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा। इसके अलावा याद रखना, इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी देखा है बेटा इन द अर्ली टॉपिक, जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था ट्रू सीलोम, सूडो सीलोम। तो इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। निमेट हेलमेंथ में सूडो सीलोम होता है,
लेकिन एनालिटिक्स के अंदर ट्रू सीलोम पाया जाता है। ये यूसिलोमेट्स होते हैं, दैट मींस ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। और ट्रू सीलोम में भी कौन सा सीलोम है हमने पढ़ा था, शाइजोकोलिक एंड एंटेरोकोलिक। तो इनमें क्या होता है, इनमें शाइजोकोलिक सीलोम होता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हम क्या बता रहे थे आपको। तो ये डायग्राम्स बेटा आप ध्यान रख लेना। तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से जो मैं अभी बात कर रहा था, मैंने बोला था बॉडी के ऊपर स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल है। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये निशान दिखाई दे रहे हैं, ये निशान है रिंग्स के। तो इन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एन्यूलस बोलते हैं। दीज रिंग्स आर नोन एज एन्यूलस। तो बिकॉज इनकी बॉडी में एन्यूलस पाई जाती है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देख लीजिए पूरा रिंग डेवलप्ड है, पूरा कट जैसा दिख रहा है बॉडी के ऊपर। तो ये जो कट बॉडी के ऊपर दिख रहा है, इसी कट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एन्यूलस बोलते हैं, या इन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एन्यूलर रिंग्स बोलते हैं। क्लियर है ना। और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनकी बॉडी में ऐसे छोटे से ऐसे अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। इन अपेंडेज को हम पैरापोडिया बोलते हैं। और पैरापोडिया के ऊपर ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सीटे बोलते हैं। यानी ऑन द बॉडी ऑफ एनेलिडा यहाँ पे लोकोमोटर अपेंडेज होंगी जो चलने में मदद करती है। तो जो बेस ऑफ लोकोमोटर अपेंडेज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं पैरापोडिया। और पैरापोडिया के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज सीटे। क्लियर है ना। चलिए, और बॉडी कैसी होती है, बॉडी एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोंगेटेड बॉडी है एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये अपर डायग्राम नीरीज का है एंड लोअर वाला डायग्राम जो है अर्थवर्म का है। चलिए देख लेते हैं आगे। और चलो, तो हम फीचर्स पे आते हैं जो मैंने आपको अभी मेंशन किए हैं। कुछ फीचर्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, तो फिर भी एक बार रीड कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ड एन्यूलस मींस लिटिल रिंग, यानी एनेलिडा को हम एनेलिडा क्यों बोलते हैं, बिकॉज बॉडी बनी है छोटी छोटी रिंग्स की, जिन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एन्यूलस बोलते हैं। एन्यूलस से निकला एनेलिडा। इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। तो हमने देखा था प्लेट हेलमिंथ को हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, नेमेट हेलमिंथा को हम राउंड वर्म बोलते हैं, एंड एनेलिडा को हम क्या बोलते हैं, इनको सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कब डेवलप हुई है अर्थ के ऊपर, ड्यूरिंग पैलियोजोइक एरा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। किस पीरियड में, कैम्ब्रियन पीरियड में। और कहाँ से डेवलप हुई, ये प्लेट हेलमिंथा से डेवलप हुई। और उस प्लेट हेलमिंथ का नाम क्या था, ट्रोकोजोन नाम था। यानी प्लेट हेलमिंथा जब डेवलप हुए तो उनमें से एक प्लेट हेलमिंथा डेवलप हो गया जिसका नाम ट्रोकोजोन था। और उसी ट्रोकोजोन से किन का फॉर्मेशन हो गया, एनालिड्स का फॉर्मेशन हो गया। लमार्क एस्टेब्लिश्ड फाइलम, यानी फाइलम एनालिडा किसने डेवलप किया है, लमार्क ने डेवलप किया है। कितनी स्पीशीज होती है, 16,500 स्पीशीज। तो ये सिंपल कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी जैसे जिपमर टाइप एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, फिर हम बाद में एनसीईआरटी भी देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एनालिड्स के, दे आर जनरली फ्री लिविंग। मैंने अभी आपको बोला था मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, जैसे हेरोडिनेरिया, ब्रोंकोपडेला, पॉन्टोपडेला, ये क्या होती है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है ना। और हेरोडिनेरिया का हम आगे भी पढ़ेंगे। इनका एक मेंबर होता है हेरुडो, जिसको हम क्या यूज करते हैं, जिसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा उनको कॉमनली किसी क्लिनिक में या कहीं पे, जिनको इम्प्योर ब्लड एक्सट्रैक्ट करने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए, मोस्ट ऑफ द एनालिड्स आर फ्री लिविंग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, हेरोडिनेरिया, ब्रोंकोपडेला एंड पॉन्टोपडेला ऐसे एनालिड्स होते हैं जो एक्टोपैरासाइट्स का काम करते हैं। ठीक है ना। इनको हम पढ़ेंगे भी। लीच का आपने कभी नाम लीच का सुना होगा, जो पाक वाक में पाया जाता है। तो जो मतलब बॉडी चिपक के फिर खून चूसना शुरू करता है, ब्लड सक करना शुरू करता है, तो वो लीच किससे बिलोंग करता है, वो हेरोडिनेरिया से बिलोंग करता है। तो वो क्या होता है, वो एक्टोपैरासाइट होता है। ठीक है ना। लेकिन बाकी मेंबर जो है, जैसे अर्थवर्म हमने पढ़ा, निडीज हमने पढ़ा, या आगे भी हम बहुत सारे और मेंबर्स पढ़ेंगे, वो सब क्या है, दे ऑल आर फ्री लिविंग। एक्सेप्शन याद रख रहे हैं, ये तीन, ये होती है पैरासाइट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ऑलरेडी हमको पता है, बिकॉज प्लेट हेलमिंथा से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ, तो आगे भी वो चलता रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन भी होते हैं, और इनमें टेरेस्ट्रियल मेंबर्स भी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, मतलब इनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किन का कैरेक्टर है, सो वो एनालिड्स का कैरेक्टर है। तो याद रख लेना बेटा, इसको भूलना नहीं है। इनमें सीलोम कौन सा होता है, इनमें ट्रू सीलोम होता है, मतलब ये यूसिलोमेट्स होते हैं। और ट्रू सीलोम में कौन सा टाइप होता है, शाइजोकोलिक होता है। द ट्रू सीलोम appeared first for time in course of very very important, यानी
लास्ट क्लास में हमने जब निमेट हेलमेंथ्स पढ़ा था, मैंने बोला था निमेट हेलमेंथ्स के अंदर कौन सा सीलोम था, सूडोसीलोम था। उससे पहले हमने देखा था सीलोम होता ही नहीं था। तो पहली बार एवोल्यूशन के अंदर ट्रू सीलोम किन में डेवलप हुआ, वो एनेलिडा के अंदर डेवलप होता है। ये प्लीज याद रख लेना। फर्स्ट यूसिलोमेट्स जो थे, फर्स्ट यूसिलोमेट्स विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, विथ टू विद टू बॉडी प्लान, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन थे, वो एनालिड्स थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर जो याद रखेंगे आप। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैरेक्टर है एनालिड्स का। एनालिड्स पहले एनिमल्स है जिनके अंदर ट्रू सीलोम डेवलप हुआ। और कौन सा सीलोम होता है, शाइजोकोलिक सीलोम होता है। तो प्लीज भूलना मत इसको बच्चा। चले, सीलोम इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स। ये बोल रहा है कि अंदर वाला सीलोम जो है इसका, वो सीलोम डिवाइडेड है। मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर हम इमेजिन कर लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर लीजिए एक एनालिड की बॉडी है, ठीक है ना। अब एनालिड की बॉडी में ये अंदर वाला पोर्शन सीलोम रिप्रेजेंट करता है। तो इस सीलोम को हमने छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में डिवाइड कर दिया है। और इनको कंपार्टमेंट में डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेप्टा बोलते हैं। तो सीलोम अंदर से कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिवाइडेड होता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और स्मॉल कंपार्टमेंट्स। और डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांसवर्स सेप्टा बोलते हैं। और सीलोम अंदर से फिल्ड रहता है एक फ्लूइड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपने याद रखे। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एन्यूलस रिलेटेड टू द एनेलिडा, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। पैलियोजोइक एरा में डेवलप हुई, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ट्रोपोजोन से। इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने, फ्री लिविंग होते हैं एक्सेप्ट हेरेडिनेरिया एंड अदर 2 मेंबर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड एग्जाम के लिए जो पर्टिकुलर याद रखेंगे, दे आर द फर्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। दे आर द फर्स्ट एनिमल जिनके अंदर ट्रू सीलोम डेवलप हुआ। और वो भी कौन सा, वो भी शाइजोकोलिक टाइप का। सीलोम कंटिन्यूअस नहीं होता है, सीलोम डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज सीलोम अंदर से डिवाइडेड है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, जिन कंपार्टमेंट्स को बनाने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रांसवर्स सेप्टा बोलते हैं। एंड सीलोम बना रहता है, फिल्ड रहता है किससे, एक फ्लूइड से, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चा। चले, अब इसके बाद अगर हम बॉडी ऑफ अर्थवर्म की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी कुछ डायग्राम्स दिखाई थी, अगर आपको ये डायग्राम्स अभी देखी थी हमने बेटा, तो अगर हम बॉडी ऑफ अर्थवर्म की बात करें तो पहला फीचर है बेटा, इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है। तो अगर आप देख सकते हैं वर्म लाइक मतलब इलोंगेटेड बॉडी होती है। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है और बॉडी सॉफ्ट होती है। अगर आप अर्थवर्म को हाथ में पकड़ेंगे, नीरीज को हाथ में पकड़ेंगे, लीच को हाथ में पकड़ेंगे, तो इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है। तो ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है एंड वर्म के समान होती है। और अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो बॉडी सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और बॉडी डिवाइडेड है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं। और इन मेटामर्स के रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एन्यूलस बोलते हैं। अब सेगमेंट जो होते हैं मतलब सेपरेटेड जो होते हैं, ये ग्रूव से सेपरेटेड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एन्यूलाई बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना है, इन केस ऑफ एनालिड्स बॉडी का जो पहला सेगमेंट होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, मान लीजिए अर्थवर्म है, तो ये अर्थवर्म का बॉडी का पहला सेगमेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये अर्थवर्म की बॉडी का पहला सेगमेंट है और ये अर्थवर्म की बॉडी का लास्ट सेगमेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल। हाँ, तो अर्थवर्म की बॉडी का जो पहला सेगमेंट होगा या ओवरऑल एनालिडा की बॉडी का जो पहला सेगमेंट होगा, द फर्स्ट सेगमेंट इन द बॉडी ऑफ एनालिडा इज नोन एज पेरिस्टोमियम, PERISTOMIUM। The first segment of body in annelids is known as peristomium and the last segment of body in annelids is known as pygidium। तो याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला सेगमेंट जो एनालिड की बॉडी का होगा उसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं एंड लास्ट सेगमेंट जो बॉडी ऑफ एनालिड का होगा उसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ठीक है ना। अब और एक चीज याद रखना है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है किसका, सॉरी लास्ट सेगमेंट को हम पाइजिडियम बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं, लास्ट सेगमेंट को पाइजिडियम, PYGIDI पाइजिडियम बोलते हैं। अब और एक चीज याद रखना है, ये जो पेरिस्टोमियम होता है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे इमेजिन कर लीजिए ऐसे, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये एनालिड का बॉडी का पहला सेगमेंट है और इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे छोटा सा माउथ मिलेगा, ये एक ओपनिंग होगी जो माउथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस सेगमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टोमियम। अब इस पेरिस्टोमियम के ऊपर एक कवर रहता है ऐसे, जो माउथ को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये सॉफ्ट बॉडीड होती है।
तो ये माउथ को प्रोटेक्ट करता है। ये कवर होता है ऊपर जो माउथ को प्रोटेक्ट कर रहा है, या पेरिस्टोमियम के ऊपर जो कवर पाया जा रहा है, द कवर प्रेजेंट ओवर द पेरिस्टोमियम, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्टोमियम, PROSTOMIUM। पहले सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं, पेरिस्टोमियम के ऊपर जो कवर होता है ये वाला कवर, इसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं, एंड लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइजिडियम बोलते हैं। ठीक है ना। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मैंने आपको बोला अभी कि एनालिटिक्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का फीचर क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का फीचर ये होता है कि इसमें हर एक सेगमेंट में बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। मतलब एवरी सेगमेंट में हर एक बॉडी पार्ट रिपीट होगा। मतलब एवरी सेगमेंट में किडनी का पार्ट रिपीट होगा, सर्कुलेटरी पार्ट रिपीट होगा, नर्वस पार्ट रिपीट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, जहाँ पे हर एक मेटामेरिक सेगमेंट में बॉडी पार्ट रिपीट हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सीरियल होमोलॉजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम कि सीरियल होमोलॉजी का मतलब क्या है, SERIAL। तो सीरियल होमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स का रिपीट होना हर एक मेटामेरिक सेगमेंट में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम बेटा क्या बता रहा था मैं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो हम पढ़ेंगे बॉडी ऑफ एनालिड के बारे में। तो बॉडी ऑफ एनालिड जो होती है वो वर्मीफॉर्म होती है एंड मेटामेरिक होती है, ये पहला फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटामेरिक मतलब क्या है मेरा। यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये पूरा एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कंप्लीट सेगमेंट दिखाई दे रहा है ऐसे। इस कंप्लीट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेटामर बोलते हैं। अब मेटामर के ऊपर देख लीजिए, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्यूलस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चा। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। बॉडी होती है सॉफ्ट एंड एलोंगेटेड, देख सकते हैं बॉडी इलोंगेटेड है एंड सॉफ्ट है। सिलेंड्रिकल एंड फ्लैटेंड होती है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स। ये सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक मेटामर हो गया, फिर ये दूसरा मेटामर हो गया, फिर ये तीसरा मेटामर हो गया, ये और एक मेटामर, ये और एक मेटामर, ये और एक मेटामर। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स, जिन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं। क्लियर है ना। और मेटामर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये आपको बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रहा है ना, मतलब कट जैसा दिखाई दे रहा है। ये सेगमेंट खाली बाहर से नहीं होगा, ये अंदर से भी होगा। मतलब बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है। तो ऐसी सेगमेंटेशन को ही हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए, बॉडी इज डिवाइडेड सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स। सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्यूलाई, वो हमने बता ही दिया आपको बेटा। द फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज पेरिस्टोमियम एंड द लास्ट इज नोन एज पाइजिडियम। तो अगर आप यहाँ पे बॉडी, अर्थवर्म की बॉडी देख रहे हैं, तो ये अर्थवर्म की बॉडी का पहला सेगमेंट है यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बेटा, ये वाला, ये वाला। इस फर्स्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। एंड सेम तरीके से जैसे ये वाला डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये बॉडी का पहला सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। दिस इज पेरिस्टोमियम। एंड यहाँ पे लास्ट सेगमेंट होगा, ये वाला लास्ट सेगमेंट होगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम प्रोस्टोमियम नाम दे देंगे। ठीक है ना। The peristomium bears a fleshy fold which contains mouth called prostomium। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझना। देखो ये बता रहा है कि बॉडी में मेटामर्स थे, पहले मेटामर को हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं, लास्ट मेटामर को हम पाइजिडियम बोलते हैं। अब जो पेरिस्टोमियम है, पेरिस्टोमियम के ऊपर एक फ्लैशी फोल्ड पाया जाता है। ठीक है ना, जिस विच कंटेन्स मतलब क्या है कि जिसके नीचे क्या होगा, माउथ होगा। ये देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी हियर। ये हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम है, ये पहला सेगमेंट हो गया बॉडी का, इसको हमने क्या नाम दिया, पेरिस्टोमियम नाम दे दिया। पेरिस्टोमियम के नीचे आप अगर देखेंगे तो पेरिस्टोमियम के नीचे माउथ है, इधर माउथ है, ये माउथ हो गया इधर। ठीक है ना। अब इस माउथ के ऊपर देख लीजिए एक फ्लैशी फोल्ड है, ये फ्लैशी फोल्ड बाहर की तरफ थोड़ा आ रहा है। इस फ्लैशी फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फ्लैशी फोल्ड जो थोड़ा बाहर आ रहा है, दिस फ्लैशी फोल्ड इज नोन एज प्रोस्टोमियम। तो प्लीज याद रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से शो कर दूं, तो ये मान लो फर्ज, ये बॉडी का पहला सेगमेंट है, जैसे इमेजिन कर लीजिए, दिस इज नोन एज पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के अंदर माउथ पाया जाएगा, दिस इज द माउथ प्रेजेंट इन द पेरिस्टोमियम। अब इस माउथ के ऊपर या इस सेगमेंट के ऊपर एक कवर होगा, एक प्रोटेक्टिव कवर होगा ऐसे, और इस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम नाम देते हैं प्रोस्टोमियम। तो प्लीज ये याद रख लेना, पेरिस्टोमियम क्या होता है, पाइजिडियम क्या होता है, एंड प्रोस्टोमियम क्या होता है। तो पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट है बॉडी का, इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रोस्टोमियम एक फ्लैशी फोल्ड है विच इज कवरिंग द माउथ, विच इज अबव द माउथ, उसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। एंड लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइजिडियम बोलते हैं। चलिए, external and internal parts are separated and repeated with each segment.
दिस कंडीशन इज नोन एज सीरियल होमोलॉजी। यही मैं आपको अभी बता रहा था कि इनकी बॉडी जो होती है, मतलब अर्थवर्म की जो बॉडी होती है और या ओवरऑल एनेलिडा की जो बॉडी होती है, अब यहाँ पे अर्थवर्म हर जगह पे डायग्राम क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये कॉमन मेंबर है एनेलिड्स का। हाँ, तो एनेलिड्स की जो बॉडी होती है, एनेलिड्स की बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कैरेक्टर ये है कि वहां पे हर एक सेगमेंट के अंदर बॉडी का पार्ट क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। मतलब हर एक सेगमेंट में किडनी का स्ट्रक्चर मिले, मतलब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलेगा, हर एक सेगमेंट में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलेगा, हर एक सेगमेंट में सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एवरी सेगमेंट जो है बेटा वो बॉडी पार्ट को रिपीट कर रहा है। दिस रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एवरी सेगमेंट इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। याद रखना, सीरियल होमोलॉजी कौन दिखाते हैं, वो एनालिड्स दिखाते हैं। The formation of new segment in a metamerically segmented animal always takes place in the posterior part of body just in front of last segment। ये बता रहा है कि अगर एनालिड की बॉडी को ग्रो करना है, मतलब इसको साइज में इंक्रीज होना है, तो साइज में इंक्रीज होने के लिए क्या होगा, जो नया सेगमेंट होगा ना वो आगे वाले एंड पे जो है जुड़ेगा नहीं, वो पीछे वाले एंड पे जुड़ेगा। और पीछे वाले एंड पे कहाँ जुड़ेगा, लास्ट सेगमेंट के बाद जुड़ेगा। मतलब पाइजिडियम जो होगा, पाइजिडियम के बाद एक न्यू छोटा सा सेगमेंट ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा, माउथ, माउथ के ऊपर क्या था, प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम कवर था, पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट था, एंड लास्ट सेगमेंट यहाँ पे जो होगा वो पाइजिडियम होगा। और बॉडी सेगमेंटेड है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम मेटामर्स और एन्यूलस बोलते हैं बेटा। और पहले सेगमेंट के ऊपर एक कवर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। क्लियर है ना। तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया। तो आपने इस पोर्शन में याद रखा, वर्मिफॉर्म होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, पेरिस्टोमियम याद रखा, पाइजिडियम याद रखा, प्रोस्टोमियम याद रखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सीरियल होमोलॉजी याद रखा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम आते हैं बॉडी वॉल की तरफ कि एनालिड्स का बॉडी वॉल कैसा होता है। जब हमने लास्ट क्लास में बेटा निमेट हेलमेंट्स की बात करी थी, निमेट मतलब जितने भी मैंने आपको फाइलास अभी तक पढ़ाए ना, मैंने हर एक फाइला के अंदर बेटा आपको बॉडी वॉल हमेशा पढ़ाया, बिकॉज बॉडी वॉल के ऊपर कभी कभी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में निमेट हेलमेंथा पढ़ाया था, मैंने बोला था निमेट हेलमेंथा की बॉडी वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती है। आउटर क्यूटिकल होता है, मिडल एपिडर्मिस होता है, एंड इनर मस्कुलर लेयर होती है। अगर आपको याद हो, आउटर क्यूटिकल केराटिन का बनता था, मेट्रेसिन का बनता था, एंड कोलेजन का बनता था। हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता था, एंड मस्कुलर लेयर में खाली क्या पाई जाती थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती थी। अब अगर हम बॉडी वॉल ऑफ एनालिड की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको 3 लेयर्स मिलेगी बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सेम 3 लेयर्स है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपको आउटर क्यूटिकल मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मिडिल एपिडर्मिस मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको इनर मस्कुलर लेयर मिलेगी। तो मतलब लगभग लगभग सेम ही है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो जो क्यूटिकल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो किसका बनता था, वो केराटिन का बनता था। याद है ना, मैंने बोला था केराटिन का प्रोटीन, केराटिन मेट्रिसिन जो था वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसको हम क्यूटिकल बोलते थे। तो यहाँ पे जो क्यूटिकल बनेगा वो केराटिन का नहीं बनेगा, वो मेट्रिसिन का नहीं बनेगा, वो बनेगा एल्ब्यूमिन का। इंपॉर्टेंट याद रखना। नेमेट हेलमेंथ्स का केराटिन क्यूटिकल, नेमेट हेलमेंथ्स का क्यूटिकल जो था वो केराटिन मेट्रिसिन से बनता था। लेकिन एनालिड्स का जो क्यूटिकल जो बनेगा, वो बनेगा किससे, एल्ब्यूमिन से बनेगा। वो भी परमेबल होता था, निमेट हेलमेंथ्स का क्यूटिकल भी परमेबल होता था, और एनालिड्स का क्यूटिकल भी क्या होगा, परमेबल होगा। मतलब ये फ्री गैसेस एक्सचेंज करा देगा, ये गैसेस को थ्रू स्किन क्या होने देगा, पास होने देगा बेटा। ठीक है ना। तो आपने पहली चीज याद रखी, बॉडी वॉल में, बॉडी वॉल के अंदर क्यूटिकल है, क्यूटिकल बना है किसका, एल्ब्यूमिन का, और ये परमेबल होता है। ठीक है। सेकंड, एपिडर्मिस, वहां पे भी सिंगल लेयर्ड थी, एपिडर्मिस यहाँ पे भी बेटा सिंगल लेयर्ड ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब चेंज किस में आया बेटा, वहां पे जो हमने मस्कुलर लेयर्स पढ़ी थी, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती थी ओनली। देखिए इन केस ऑफ एनालिड्स बेटा यहाँ पे 2 प्रकार की मसल्स आ जाएंगी, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आएगी, और दोनों किस में मदद करेंगी, लोको मोशन में मदद करेगी। तो डिफरेंस याद रखना है, निमेट हेलमेंथ्स के अंदर ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी, लेकिन एनालिड्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल भी है एंड सर्कुलर भी है बेटा। ठीक है ना। और जितनी भी मसल्स होती है, एवरी मसल स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब सारी मसल्स ब्रेन के कंट्रोल में होगी बेटा, इनवॉलंटरी होगी। क्लियर है ना। यहाँ पे कोई वॉलंटरी मसल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, पहले इस डायग्राम को देख लीजिए बेटा। मैंने आपको अभी जब सेगमेंटेशन पढ़ा रहा था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था मेटामेरिक सेगमेंटेशन में वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअली बॉडी को डिवाइड करता है सेगमेंट्स में, उसको सेप्टम बोलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बॉडी में डिप्रेशन दिखाई दे रहा है बाहर से, ये कट दिखाई दे रहा है बाहर से, दैट मीन्स बॉडी बाहर से सेगमेंटेड है। देखिए अंदर आप जब देखोगे तो अंदर भी क्या है बेटा, अंदर भी एक दीवार बनी हुई है। ये देख लीजिए, पूरा दीवार बना हुआ है, जो बॉडी को क्या कर रहा है बेटा, जो बॉडी को अंदर से भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मतलब सेगमेंटेशन बाहर भी है और अंदर भी है।
तो ऐसा सेगमेंटेशन जो बाहर से भी दिखाई दे और अंदर भी रियलिटी में प्रेजेंट हो, ऐसे सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये सेगमेंटेशन करा रहा है अंदर से, ये देख लीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सेप्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये एक सेगमेंट बना, सेगमेंटेशन हुआ ना, फिर यहाँ पे एक कंप्लीट सेगमेंट बना, तो ये पूरा जो सिंगल सेगमेंट यहाँ पे बन गया, ये पूरा एक सेगमेंट जो यहाँ पे बन गया, इसी एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी को मेटामर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए अर्थवर्म का डायग्राम है, तो बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है और बॉडी एक्चुअली अंदर से भी सेगमेंटेड है। अंदर से जो बॉडी को सेगमेंटेशन करा रहा है वो है सेप्टम, और वो क्या बना रहा है, वो स्मॉल डिब्बे जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, और इन्हीं डिब्बों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम मेटामर्स बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा मैंने बोला था सीरियल होमोलॉजी के बारे में, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको सेगमेंट 1 या आपको 2, 3, 4 एंड 5 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देख लो, हर एक सेगमेंट में बेटा बॉडी पार्ट रिपीट हो रहा है। हर एक सेगमेंट में देख लीजिए बेटा, नेफ्रीडिया है, इधर भी नेफ्रीडिया है, इधर भी नेफ्रीडिया है, इधर भी नेफ्रीडिया है, इधर भी सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर 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 है। अब नीचे अगर देखेंगे बेटा, इधर भी नर्वस कॉर्ड है, इधर भी नर्वस कॉर्ड है, इधर भी नर्वस कॉर्ड है, इधर भी, मतलब शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे ध्यान से तो हर एक बॉडी के पार्ट में, हर एक मेटामर में ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। दिस रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन इन एवरी पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप इस डायग्राम से आपको एकदम अच्छा, ये डायग्राम्स आपको कॉपीज में नहीं ड्रॉ करनी है, ये डायग्राम्स मैंने डाली है ताकि आपको पता चले, एक आइडिया लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रटना नहीं है, चीज को समझना है। बिकॉज अगर आपको एनुअल किंगडम अच्छे से याद रखना है ना, तो आपको बेटा समझना पड़ेगा एनुअल किंगडम, आपको उसको रट के याद नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज रटा हुआ आपको 2-3 दिन याद रहेगा, चौथे दिन आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन जब आप डायग्राम में सामने देखेंगे तो आपको विजुअलाइजेशन होगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। अगर मैं आपको सीधे बोलूंगा मेटामेरिज्म का मतलब डैश 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 है, सेप्टम मेटामेरिज्म कर रहा, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब आपने डायग्राम देख लिया, अब आप क्लियरली देख रहे हो बेटा कि बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है और बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है। तो ऐसी सेगमेंटेशन जहां पे बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती है, अंदर भी होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको मेटामर्स बोलते हैं। और देख सकते हैं आप नीचे वाली डायग्राम में, हर एक मेटामर में बॉडी का पार्ट रिपीट हो रहा है। दिस रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एवरी सेगमेंट बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो ये तो था बॉडी वॉल के बारे में। अब हम अपेंडेज की बारे में बात करेंगे, जहां पे हम पैरापोडिया के बारे में बात करेंगे एंड सीटी के बारे में बात करेंगे। तो चलो देख लेते हैं पहले बॉडी वॉल को। चलिए, तो देख सकते हैं बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ठीक है ना, आउटर क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस एंड इनर मस्कुलर लेयर। जैसे मैंने आपको अभी बोला, द क्यूटिकल इज थिन, मॉइस्ट एंड मेड ऑफ एल्ब्यूमिन एंड इज परमेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। मतलब क्यूटिकल थिन होगा, ये एल्ब्यूमिन का बनेगा, ये केराटिन का नहीं बनेगा, और ये परमेबल होता है गैस, मतलब इसके थ्रू गैसेस इजिली पास हो सकते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर मसल्स वेल डेवलप्ड होती है, जिसमें सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती थी, और ये मदद करती है लोकोमोशन में। और सारी मसल्स कैसी होती है, स्मूथ नेचर की, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स होती है। क्लियर है ना। तो प्यारा सा डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है बेटा, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अपर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो अपर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये अपर लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो इस अपर लेयर के अंदर किसका डिपोशन है, ये क्यूटिकल का डिपोशन है। अब क्यूटिकल के बीच में छोटी छोटी सी ओपनिंग से, ये म्यूकस ग्लैंड की ओपनिंग से, बिकॉज अगर आपने अर्थवर्म को देखा होगा, उसकी बॉडी एकदम बाहर से वेट होती है, ठीक है ना। ये वेट बॉडी क्यों होती है, बिकॉज इन ओपनिंग से क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, जो बॉडी को ऊपर से कवर करती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, बॉडी मॉइस्ट होती है। ये मॉइस्ट क्यों होती है, बिकॉज इनमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है बॉडी में। क्लियर है ना। अब म्यूकस कहाँ से निकलता है, वो निकलेगा एपिडर्मिस से, बिकॉज एपिडर्मिस के अंदर क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। चलिए, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये जो सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें अलग अलग आपको सेल्स दिखाई दे रही है, ये सिंगल लेयर्ड है, हालांकि सेल्स अलग अलग है लेकिन ओवरऑल सिंगल लेयर्ड है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एपिडर्मिस। तो ये पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट पार्ट, दिस कंप्लीट पोर्शन इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सेल्स होती है, एल्ब्यूमिन सेल्स होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है, बेसल सेल्स होती है। तो सेल आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिए ये म्यूकस होती है, एपिडर्मिस होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये लेयर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये सर्कुलर मसल्स होगी, एंड इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
क्लियर है ना? तो दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ एनालिडा। तो अगर आप खाली पढ़ लेते इसको तो शायद आपको ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन आप अपने डायग्रामेटिकली देख लिया तो आई होप कि अब आपको क्लियर चीजें हो गई कि एक्चुअल में बॉडी वॉल कैसा दिखता है। तो ये डायग्राम भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज क्यूटिकल, ये पार्ट क्यूटिकल, ये लाइन जो ऊपर जा रही है बेटा ये क्यूटिकल है, ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा ये एपिडर्मिस है, फिर ये सर्कुलर मसल और फिर उसके बाद है लॉन्गिट्यूडल मसल। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो जो बाहर आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स दे आर लोकोमोटर स्ट्रक्चर, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। इनको हम सीटे बोलते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम सीटे नाम, यानी सीटे एम्बेडेड होता है बेटा किसके अंदर? इनसाइड द बॉडी वॉल। क्लियर है ना? चलिए, तो ये था बेटा अबाउट बॉडी वॉल ऑफ एनालिड्स। आई होप बेटा डायग्राम भी आपने देख लिया और आपको समझ भी आया होगा ये। चलिए, तो अब हम आते हैं किसकी तरफ? अपेंडेज इन द एनालिड्स बेटा। तो मैंने आपको अभी बोला एनालिड्स के अंदर दो प्रकार के अपेंडेज होते हैं, ध्यान से देख लेना। अपेंडेज मतलब लोकोमोटर अपेंडेज, चलने के लिए। ये देख लीजिए ध्यान से, ये बॉडी के बाहर बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे पैर जैसा दिख रहा है, स्मॉल फुट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। दिस इज नोन एज पैरापोडिया, ठीक है ना? इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है? ये पैरापोडिया हो गया। अब पैरापोडिया के ऊपर अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे और नजदीक से, यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर आया, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर आया, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। ये देख लीजिए पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, इधर से भी बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा बेटरली दिख रहा है। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं बेटा फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनालिडा और फ्रॉम द पैरापोडिया, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम सीटे बोलते हैं। ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? ऐसे कर्व्ड एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सीटे बोलते हैं। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं, एनालिडा की बॉडी में क्या क्या अपेंडेज होता है? एनालिडा की बॉडी में दो लेटरल अपेंडेज होते हैं, एक को हम बोलते हैं पैरापोडिया एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं? दूसरे को हम सीटे बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ज्यादा बेटरली देख सकते हैं। ये नीरीज है, नीरीज का डायग्राम है दोनों जगह पे। ये पार्ट पैरापोडिया हो गया और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, नेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीटे बोलते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना पैरापोडिया एंड सीटे किन में पाया जाता है? एनालिड्स में पाया जाता है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। चलिए, तो अपेंडेज की अगर हम बात करते हैं तो मेनी एनालिड्स हैव सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटर अपेंडेज कॉल्ड पैरापोडिया। मतलब एनालिड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? पैरापोडियास पाए जाते हैं। सारे सब में नहीं, लेकिन कुछ में पाया जाता है। पैरापोडिया आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी एज लेटर। ये आपने देखा ये साइड्स में होते हैं बेटा, ये ऊपर नीचे नहीं, ये साइड्स में है, तो ये लेटरल अपेंडेज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्वेटिक एनालिड लाइक नीरीज पोजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। नॉर्मली जो एनालिड्स होते हैं बेटा वो पैरापोडिया को यूज करते हैं चलने में, ठीक है ना? फॉर लोकोमोशन, फॉर मूवमेंट बेटा, ठीक है? लेकिन इनके सब नीरीज बेटा सेम पैरापोडिया किस में मदद करता है? स्विमिंग में मदद करता है, बिकॉज नीरीज एक्वेटिक एनालिड होता है तो ये स्विमिंग करता है बेटा पैरापोडिया की वजह से। पैरापोडिया पोजेसेस एस शेप्ड हुक्स कॉल्ड सीटे। पैरापोडिया के ऊपर बेटा एस शेप्ड हुक्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम सीटे बोलते हैं। बिसाइड्स पैरापोडिया एंड प्रेजेंट एनल सीरे एंड टेंटिकल्स। मतलब इसके अलावा, पैरापोडिया के अलावा एंड सीटे के अलावा कुछ और अपेंडेजेस भी पाई जाती है, जिनको हम एनल सीरे बोलते हैं और टेंटिकल्स भी बोलते हैं बेटा। नॉन मिनरलाइज्ड स्केलेटन फ्लूइड सीलोम कॉल्ड, मैंने पहले ही बोला था बेटा यूसिलोमेट्स होते हैं। यूसिलोमेट में बेटा इनकी बॉडी फिल्ड रहती है सीलोमिक फ्लूइड से। तो बिकॉज इनकी बॉडी में कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है बेटा, ठीक है ना? कोई मिनरलाइज्ड स्केलेटल सिस्टम नहीं है, कोई बोन लाइक, कोई स्पाइक्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्केलेटल सिस्टम का काम कौन करता है बेटा? वही सीलोमिक फ्लूइड करता है। तो ऐसा सीलोमिक फ्लूइड बेटा जो वाटर के जैसा है और स्केलेटल सिस्टम का काम कर रहा है, इसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पहले ही बोला ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, दैट मींस बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होगा और एनस भी होगा। तो दैट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्लियर है ना? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें बोथ माउथ भी है एंड एनस भी है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे माउथ भी दिखाई दे रहा है और एनस भी दिखाई दे रहा है। तो बिसाइड्स माउथ एंड एनस, इनमें फेरिंक्स होता है, ईसोफेगस होता है, क्रॉप होता है, गिजर्ड होता है एंड इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो मतलब इनमें एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इंटेस्टाइन में अगर आप ये देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा? ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये इंटेस्टाइन ऐसा है ना, गोल आकार का इंटेस्टाइन है ऐसा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटेस्टाइन को अपना यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ,
ऐसे फोल्ड कर दिया, ये देख लीजिए अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। इस फोल्ड इन इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टाइफोसोल बोलते हैं। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन्होंने अपने इंटेस्टाइन को ऐसे फोल्ड कर दिया टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो दीज फोल्ड्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन दे आर नोन एज टाइफोसोल, एंड ये यूज होते हैं बेटा टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। चलिए, तो कंप्लीट डायस्ट्रोट्रैक्ट होता है, माउथ एंड एनएस प्रेजेंट है। माउथ इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट and NS is present in the last segment. The mouth is present in peristomium and NS is present in pygidium. स्ट्रेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेट होता है, एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ये आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट है और कंप्लीट बॉडी में मूव कर रहा है, मतलब फ्रॉम माउथ टू एनस जितने भी सेगमेंट्स होंगे हर एक सेगमेंट में क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा मूव करेगा। तो ये कंप्लीट बॉडी पार्ट में क्या करता है बेटा, मूव करता है। गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये हमने अभी पढ़ लिया। इंटेस्टाइन है टाइफोसोल, इंटेस्टाइन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, फोल्ड पाया जाता है। जिस फोल्ड इन इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, टाइफोसोल बोलते हैं। और टाइफोसोल का यूज क्या होता है, इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटा। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या करा देता है, ये इंक्रीज करा देता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन थ्रू स्किन होगा। तो मतलब क्यूटिनियर हमने पहले ही पढ़ा था, स्किन में क्यूटिकल थिन होता है, वो गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। तो इनमें कोई अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये रेस्पिरेशन थ्रू स्किन ही करते हैं। तो मतलब क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है। लेकिन नीरीज के अंदर याद रखना है बेटा, नीरीज पैरापोडिया के थ्रू रेस्पायर करता है। नीरीज जो एक्वेटिक एनालिड था वो पैरापोडिया के थ्रू मूवमेंट भी करता है, मतलब स्विमिंग भी करता है प्लस रेस्पिरेशन भी करता है। लेकिन इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीराइट, अर्निकोला एंड टेरेबेला, ठीक है, जिनमें एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती है, तो वो गिल से रेस्पायर करते हैं। दैट मींस उनके अंदर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है। तो देखेंगे इसको भी। अच्छा, ये और एक डायग्राम बेटा डायजेस्टिव सिस्टम का, इसको भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये है बेटा आपका ओपनिंग, दिस इज माउथ, यहाँ पे माउथ है बेटा। ये प्रोस्टोमियम दिख रहा है बेटा, मतलब प्रोस्टोमियम मतलब कवर अबव द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो फिर आप देख सकते हैं ये अंदर चला गया बेटा, ये एक्सटेंशन अंदर चला गया, ये बकल कैविटी है। और फिर आपको फेरिंग्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए बेटा, ये फेरिंग्स दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बेटा ये ईसोफेगस है जो अंदर की तरफ जा रहा है, कंप्लीट रहा है, ये ईसोफेगस रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन है, ये क्रॉप है बेटा, ऐसे। फिर ऐसे गिजर्ड है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये और एक डायग्राम है जिसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे हो जाएगा। डायग्राम्स में बहुत सारी क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आप बस ये आंखें बंद करके ना पढ़ेगी ये है डैश डैश डैश, लेकिन आगे कुछ पता ही नहीं है आपको। एटलीस्ट डायग्राम देख के आइडिया मिलेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे अभी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में याद रखना है बेटा। तो फर्स्ट थ्रू स्किन मतलब क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नीरीज के अंदर बेटा रेस्पिरेशन होता है थ्रू पैरापोडिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन केस ऑफ एम्फीराइट, अर्निकोला एंड टेरेबेला, इनमें एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती है। तो गिल से जो रेस्पिरेशन हो, द रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज नोन एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ये एडवांस्ड फीचर है बेटा। जब हम इसके बाद आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे ना, आर्थ्रोपोड में दोबारा से ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, लेकिन बीच में बेटा एनेलिडा में क्या आता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स होंगी और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा। जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर ब्लड को बेटा पंप करेगा और ब्लड जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स, ना इनमें कोई गैप होगा ना इनमें कोई साइनस होगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम एनलार्ज्ड ब्लड वेसल्स एक्ट एज हार्ट, कुछ ब्लड वेसल्स जो होती है बेटा वो मॉडिफाई हो जाते हैं, हालांकि वो ट्रू हार्ट नहीं होता है, लेकिन वो हार्ट के जैसा काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल मॉडिफाई हो गई, ये हार्ट के जैसा काम करेगा। ये मॉडिफाई हो गई तो ये हार्ट के जैसा काम करेगा, ये भी हार्ट के जैसा काम करेगा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मिनी हार्ट्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो एक्ट करते हैं हार्ट्स, ये ट्रू हार्ट्स नहीं होते हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती है जो काम एज हार्ट के जैसे करती है, लेकिन रियलिटी में वो ट्रू हार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोपोनिन और हीम एरिथ्रिन बेटा। हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, में आरबीसीज नहीं होती है, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आरबीसीज हीमोग्लोबिन डायरेक्टली किस में होगा, प्लाज्मा में होगा, ना कि आरबीसीज में होगा।
ब्लड हैज ओनली एमोबॉइड कॉर्पस्कल्स, इनके ब्लड के अंदर आरबीसीज नहीं होती है, बल्कि एक अलग प्रकार की सेल होती है, मतलब आप शॉर्ट में आप बता सकते हैं डब्ल्यूबीसीज होती है। तो आरबीसी नहीं होती है, प्लेटलेट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एमोबॉइड कॉर्पस्कल्स। एमोबॉइड कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इन लीच सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। लीच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो प्लीज ये फीचर्स याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपने याद रखा था बेटा डायजेस्टिव सिस्टम, फिर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने इंपॉर्टेंट फीचर याद रखा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लैटरल हार्ट्स पाए जाते हैं जो ट्रू हार्ट्स नहीं होते हैं, और ब्लड जो होता है बेटा, ब्लड रेड इन कलर होता है। क्लियर है ना। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, ठीक है ना, इनमें कॉइल्ड टिब्यूल्स पाए जाते हैं जिनको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया होता है। और ये एक्सक्रीट करते हैं, अगर ये बेटा एक्वेटिक है तो एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, अगर टेरेस्ट्रियल है, बिकॉज हमने पहले ही देखा था एक्वेटिक भी होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, अगर एक्वेटिक है तो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो ये यूरिया एक्सक्रीट करता है। दैट मींस दे आर बोथ अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। ये देख सकते हैं बेटा इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे। ये जो आपको ये ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे ना, पूरा को पूरा बेटा ऐसा, ये कॉइल ट्यूब, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेटानेफ्रीडिया जो होता है बेटा, ये कलेक्ट करता है बेटा एक्सक्रीटिव मटेरियल को इस छोटे से ट्यूब से। ये जो आप छोटा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है नीचे में, इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो छोटा सा ट्यूब नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ये कलेक्ट करता है बेटा, इसके आगे वाले सेगमेंट से ये एक्सक्रीटिव मटेरियल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। क्लियर है ना। इनको हम कलेक्टिंग टिब्यूल्स बोलते हैं। तो कलेक्टिंग टिब्यूल इज अ पार्ट ऑफ मेटानेफ्रीडिया। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये सिंगल मेटानेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। मेटानेफ्रीडिया दिखता कैसा है, ये आपको बनाना नहीं है, याद नहीं रखना है, बस जस्ट टू विजुअलाइज द थिंग, ये एक मेटानेफ्रीडिया होता है। चलिए, मेटानेफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया है। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, मतलब बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड वाटर प्लस एक्सक्रीशन में मदद करता है, रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड यूरिया में मदद करता है। अगर मैंने पहले ही बोला बेटा, अगर एक्वेटिक है तो अमोनिया रिलीज करेगा, अगर टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया रिलीज करेगा। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें बेटा, तो इनमें कंसिस्ट ऑफ सर्कम एंटीरिक नर्व रिंग, मतलब इनकी बॉडी में बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम नर्व रिंग बोलते हैं, जो दो गैंग्लिया से बनता है। इनमें सोलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, मतलब वेंट्रल साइड जो बॉडी का होता है वहां पे दो नर्व कॉर्ड्स, अभी तक हमने बेटा एक एक नर्व कॉर्ड पढ़ा था, लेकिन में वेंट्रल साइड में दो नर्व कॉर्ड्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे टेंटिकल्स, पेल्व्स एंड आईज पाए जाते हैं, हालांकि ट्रू आईज नहीं होती, लेकिन आई लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं क्या पढ़ा हमने। तो ये देख लीजिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम। तो ये देख लीजिए, ये एक गैंग्लिया हो गया और ये दूसरा गैंग्लिया हो गया। तो ये दो गैंग्लिया है बेटा ऐसे। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने हेड में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सर्कम एंटीरिक रिंग बोलते हैं। अब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से क्या निकला बेटा, ये देख लीजिए नर्व कॉर्ड निकला ऐसे, ये नर्व कॉर्ड निकला। अब इसी को हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, तो इसी डायग्राम को नीचे हमने बना लिया। तो ये है बेटा एक गैंग्लिया ऐसे, ये है बेटा दूसरा गैंग्लिया जो हेड में मिलेगा, ये ऐसे है। अब इससे निकली दो नर्व कॉर्ड्स, ये निकला बेटा एक नर्व कॉर्ड ऐसा, और ये निकला दूसरा नर्व कॉर्ड ऐसा। ये दोनों नर्व कॉर्ड्स कहाँ पे, ध्यान से देख लो, ये दोनों कहाँ पे बेटा, ये नीचे वाले साइड में, मतलब बॉडी के वेंट्रल साइड में। डोर्सल साइड में कोई नर्व कॉर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है। याद रखना है, इनके सब एनिलिडा दो नर्व कॉर्ड्स होते हैं, दोनों डोर्सल वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, डोर्सल साइड में कोई नर्व कॉर्ड नहीं होता है। और हेड में क्या पाया जाता है बेटा, सर्कम एंटीरियर रिंग पाया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं, तो ये बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दो गैंग्लिया जिन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और फिर इससे क्या निकलता है बेटा, नर्व कॉर्ड निकलता है दो। यहाँ पे एक शो हो रहा है, लेकिन ये दो होंगे जो कहाँ पे मूव करेंगे, थ्रू वेंट्रल साइड मूव करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, मे बी मोनोशियस और डायोशियस, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या मेल एंड फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायोशियस जो होता है बेटा वो निरीज होता है, ठीक है ना, एंड मोनोशियस जो होता है बेटा वो अर्थवर्म एंड लीच होता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायोशियस निरीज होगा, एंड मोनोशियस कौन होता है, मोनोशियस अर्थवर्म एंड लीच होता है। क्लियर है ना। चलिए, डायोशियस मतलब नीरीज में मेल एंड फीमेल अलग होगा, एंड अर्थवर्म एंड लीच के अंदर मेल एंड फीमेल एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब एक में ही होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। मे हैव ट्रोकोफोर लार्वा, इनके अंदर बेटा लार्वल स्टेज पाया जा सकता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। एंड ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का में भी पाया जाता था, दिस इज द मोलस्का लाइक फीचर। ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का भी लार्वा होता है, कुछ एनालिड्स में भी पाया जाता है, ये इनका मोलस्का लाइक फीचर होता है।
ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एक्सेप्ट नीरीज, जिसमें क्या होता है, जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, नीरीज शोज एपिटोकी, नीरीज एक फिनोमेना दिखाता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कॉल्ड एपिटोकी। एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। एपिटोकी का मतलब क्या होता है? एपिटोकी इज द फिनोमेना इन विच नीरीज डेवलप्स गोनेड्स। एपिटोकी एक ऐसा फिनोमेना है, जैसे ब्रीडिंग सीजन आएगा, ब्रीडिंग सीजन में बेटा नीरीज क्या बनाएगी? गोनेड्स बनाएगी, मतलब टेस्टिस एंड ओवरी बनाएगी। ठीक है ना। हमने अभी देखा नीरीज डायोशियस है, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट बेटा डेवलप होगा। तो अब गोनेड्स आर डेवलप्ड इन पोस्टीरियर पार्ट एंड इज कॉल्ड एपिटोक, मतलब इसकी बॉडी का जो पीछे वाला एंड होगा, पोस्टीरियर एंड होगा, वहां पे गोनेड्स डेवलप होंगे और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिटोक बोलते हैं। और एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एटोक। मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये नीरीज है ऐसे, दिस इज नीरीज ऐसे, ये मान लो ये इसका इंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, जस्ट एग्जांपल को समझने के लिए। ठीक है ना। अब ये जो इसका एंटीरियर एंड है, आगे वाला एंड है, मान लो ये एंटीरियर एंड है, दिस इज एंटीरियर एंड एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड। ठीक है ना। जैसे ब्रीडिंग सीजन नीरीज में आएगा तो ये पोस्टीरियर एंड के अंदर क्या डेवलप होगा? गोनेड डेवलप होगा, मेल एंड फीमेल गोनेड डेवलप होगा। एंटीरियर एंड में कोई गोनेड डेवलप नहीं होगा, तो वो एंड जहां पे डेवलप हुआ गोनेड, ठीक है ना, उस एंड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एपिटोक बोलते हैं। और वो एंड जहां पे कोई गोनेड डेवलप नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? एटोक बोलते हैं। तो ऐसी नीरीज जिसमें एपिटोक एंड एटोक डेवलप हो जाए, ऐसी नीरीज को हम हेट्रोनीरीज बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एपिटोकी बोलते हैं। यानी एपिटोकी ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम क्या बनाते हैं? जहां पे हम हेट्रोनीरीज बनाते हैं। हेट्रोनीरीज क्या होता है? हेट्रोनीरीज एक ऐसा नीरीज होता है जिसके एंटीरियर एंड पे कोई गोनेड नहीं होगा, लेकिन पोस्टीरियर एंड पे क्या होगा? गोनेड प्रेजेंट होगा, उसको हम हेट्रोनीरीज बोलते हैं। क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एनालीड्स। अब हम आते हैं बेटा इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमने एनालीड्स को बेटा 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरेडिनेरिया। कीटा का मतलब होता है सीटे, मतलब जिसमें बहुत सारे सीटे होंगे उसको हम पॉलीकीटा बोलेंगे, जिसमें थोड़े बहुत सीटे होंगे उसको हम ओलिगोकीटा बोलेंगे, और जिसमें सीटे एब्सेंट होंगे उसको हम हेरेडिनेरिया बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, ये सेमिनल वेसिकल्स है। ये सेमिनल वेसिकल्स मतलब ये मेल पार्ट हो गया। ये ओवरीज है नीचे बेटा, 2 ओवरीज दिखाई दे रही है बेटा, ये फीमेल पार्ट हो गया, मतलब मेल एंड फीमेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सेम तरीके यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, टेस्टिस दिखाई दे रही है, ओवरीज दिखाई देता है, मतलब मेल एंड फीमेल एक साथ है। तो दैट इज बेटा मोनोशियस कंडीशन दिखाई दे रही है। चलिए, चलिए तो डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस बेटा ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड सीटे, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरेडिनिया बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में मेनी सीटे होंगे, क्लाइटेलम एब्सेंट होगा एंड कोकून एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम क्या होता है बेटा? जो हमने अर्थवर्म देखा ना डायग्राम, उसमें वो बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अगर आपको याद है बेटा, डायग्राम में हमने बेटा बैंड लाइक स्ट्रक्चर भी, उसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। इनमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। एग्जांपल्स निरीज, एफ्रोडाइट, पोलिनियो, चीटोपेट्यूरस, एर्निकोला, ग्लाइसीरिया, सबेले एंड सर्पुला। अब इसमें आपको बेटा अगर आप इमेज या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सब एग्जांपल्स याद रखनी है। अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, फॉर एग्जांपल नेरीज एंड एफ्रोडाइट एंड चीटोपेट्यूरस याद रख लेना। ठीक है। नेरीज के कॉमन नेम्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो ये डायग्राम, जो फर्स्ट डायग्राम ये दिखाई दे रहा है बेटा, दिस डायग्राम इज ऑफ नीरीज, तो ये नीरीज का डायग्राम है बेटा। ठीक है ना। दिस डायग्राम इज ऑफ एफ्रोडाइट, सी माउस भी, सो आप देख सकते हो इसको सी माउस क्यों बोला जाता है, ये एफ्रोडाइट का डायग्राम है बेटा। ये जो थर्ड डायग्राम है बेटा, ये चीटोपेट्यूरस का डायग्राम है बेटा। थर्ड डायग्राम इज ऑफ चीटोपेट्यूरस। एंड ये जो लास्ट डायग्राम है बेटा, दिस इज ऑफ सर्कुला, इसको हम फैन वर्म भी बोलते हैं बेटा, दिस इज ऑफ सर्कुला। ठीक है ना। चलिए, तो डायग्राम्स याद रखेंगे और एग्जांपल्स भी याद रखेंगे बेटा, और इनके कॉमन नेम्स भी। चलिए, नेक्स्ट है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में फ्यू सीटे होते हैं, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है जो ब्रीडिंग सीजन में डेवलप हो जाएगा, कोकून भी प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इनको हम कॉमनली अर्थवर्म्स बोलते हैं। तो याद रखना है एग्जाम के लिए, अर्थवर्म किससे बिलोंग करता है? ओलिगोकीटा से बिलोंग करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जांपल्स फेरिटीमा, ट्यूबिफेक्स, लंब्रिकस एंड मेगासुकोलेक्स। ठीक है ना। तो ये पहला डायग्राम अर्थवर्म का है एंड ये दूसरा डायग्राम बेटा ट्यूबिफेक्स का है। क्लियर है ना। यहाँ पे लिखा है ट्यूबिफेक्स इंडिकेटर ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मतलब जहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है ना, तो वहां पे बेटा उस वाटर में आपको रेड कलर के स्मॉल वर्म्स दिखाई देती है। वो स्मॉल वर्म्स क्या होती है? ट्यूबिफेक्स। मतलब जहाँ पे ट्यूबिफेक्स है, इट रिप्रेजेंट्स कि वाटर खराब है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड है बेटा। क्लियर है ना।
लास्ट है बेटा हेरेडिनेरिया। हेरेडिनेरिया जो होता है बेटा उनमें सीटे नहीं होते हैं, उनमें पैरापोडिया नहीं होता है, नो सीटे नो पैरापोडिया, कॉमनली हम इनको लीड्स बोलते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इनमें सक्टोरियल माउथ होता है। सक्टोरियल माउथ मतलब बेटा ये ब्लड को सक करते हैं, तो सकिंग टाइप ऑफ माउथ होता है, इसको हम सक्टोरियल माउथ बोलते हैं। ये संगिवरस होती है, संगिवरस मतलब ये ब्लड के ऊपर फीड करती है। सीलोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनका सीलोम जो होता है बेटा वो रिड्यूस्ड होता है टू बोट्रेडियल टिश्यू, मतलब इनका सीलोम एकदम छोटा होगा जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, जिस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोट्रेडियल टिश्यू बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एग्जांपल हेरेडिनेरिया, हेरुडो एंड पोंटोडेला। हेरेडिनेरिया को हम कैटल लीच बोलते हैं, हेरुडो को हम मेडिसिनल लीच बोलते हैं, एंड पोंटोडेला को हम स्केट सकर बोलते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज ऑफ हेरेडिनेरिया जो कैटल्स में पाई जाती है। दिस इज ऑफ हेरोडो जो मेडिसिन, जिसको हम बेटा मेडिसिन में यूज करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज करते हैं। एंड लास्ट है बेटा पोंटोडेला, ये अभी एक्सटिंक्ट लीच है बेटा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक विच वाज अबाउट एनालिटिक्स, एंड आई होप बेटा आपको एनालिटिक्स समझ आया होगा। तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा, ठीक है ना, या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा बेटा दैट विल बी ऑन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा थोड़ा बड़ा फाइलम है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे बेटा दैट विल बी थॉरली ऑन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अभी तक हमने पोरिफेरा खत्म कर दिया, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटहेल्मिस, नेमेटोहेल्मिस, एनालिट्स खत्म कर दिया। अब हमारा रह गया बेटा इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। ये तीन जब खत्म हो जाएंगे फिर इसका एग्जाम लूंगा मैं बेटा, ठीक है ना, इस पूरे पोर्शन का। तो प्लीज तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए बेटा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू एंड खुदा हाफिज बेटा।